चैप्टर 16। थोड़ी देर में राघव के पास जेल वार्डन की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, जिसे सुनकर राघव के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वहीं सिया यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद सीधा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि शौर्य ने बताया था वहां पहुंच गई। वहां का स्टाफ उसे ही देख रहा था क्योंकि वो पहली फीमेल थी जो वहां काम करने आई थी। सिया ने उन सभी को इग्नोर किया और लैब के उसे भाग में पहुंच गई जहां उसे काम करना था, जहां पर उसके लिए वो इक्विपमेंट तैयार थे जो यूज़ करने थे। सिया ने जल्दी से अपना लैपटॉप चेंज किया और तुरंत ही अपने काम को करने लगी। सिया काम करने में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कब रात हो गई। उसने एक नज़र अपने हाथ की कलाई में बांधी वॉच में टाइम देखा और दूसरी नज़र अपने एक्सपेरिमेंट पर डाली और खुद से ही कहा यह अभी भी सही नहीं है। ये कहकर उसने गहरी सांस छोड़ी और अपने टूल्स जो उसके हाथ में थे उसने दोबारा से चलना शुरू कर दिए। कई बार वही एक्सपेरिमेंट दोहराने के बाद भी उसे वह रिजल्ट नहीं मिला जो वह चाहती थी। ये देखकर उसने अपने माथे पर हाथ रखा और एक गहरी सांस छोड़ी। फिर उसने एक नज़र अपने फ़ोन को देखा जिसमें मल्होत्रा फैमिली से कई मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थी। तभी उसे एहसास हुआ आधी रात हो चुकी है। उसका फ़ोन दोबारा रिंग किया। कॉल कबीर का था। कुछ सोचने के बाद फाइनली उसने फ़ोन पिक कर लिया। पर सरप्राइज उसके लिए ये था कि इस बार कबीर उस पर चिल्लाया नहीं। शायद अब तक उसे कॉल इग्नोर होने की आदत हो गई हो। सिया कहा हो तुम जानती हो ना, तुम अभी भी प्रोबेशन पीरियड पर हो। आधी रात हो गई है, तुम्हें घर समय पर आना चाहिए। कबीर ने दूसरी तरफ से कहा। मैं बस रास्ते में ही हूँ। ये कहकर सिया ने फ़ोन कट कर दिया और अपना लैब कोट चेंज करके लैब से बाहर निकल गई। सियान लिप्स कम बाहर रखा ही था तभी उसकी नज़र शौर्य पर चली गई जो एंट्रेंस गेट पर बैठकर अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था। सिया उसे इग्नोर करके जा ही रही थी तभी शौर्य ने कहा, आज तुमने कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया। तुम्हें पता भी है मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर सिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को संभाला और शौर्य से कहा, क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए? यह सुनकर शौर्य ने एक नज़र उसे देखा और अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में रखते हुए कहा, मैंने सुना आज तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी, तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। इस पर्शिया स्पीचलेस हो गई। वह अच्छे से जानती थी शौर्य की नज़र उसके हर एक मूव पर थी, लेकिन इससे सिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, यहाँ तुम्हें इस समय कैब नहीं मिलेगी। शौर्य ने एक नज़र सिया को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा। वह उसे मना करना चाहती थी लेकिन वह अच्छे से जानती थी शौर्य को ना सुना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर सबसे बड़ी बात ये राइट तो उसके पास है ही नहीं, इसलिए वह जाकर सॉरी की गाड़ी की पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। उसको नहीं पता था शौर्य वाकई उसे घर ही लेकर जाएगा या कहीं, और ये सोचकर उसकी मुट्ठी फ़ोन पर कस गई और उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड बटन प्रेस कर दिया। लेकिन उसके लिए सरप्राइज़ ये था कि शौर्य ने पूरे रास्ते उसे एक शब्द नहीं कहा और उसे मल्होत्रा विला के फ्रंट गेट के बाहर छोड़ दिया। ये देखकर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलने के लिए डोर का हैंडल प्रेस किया लेकिन वो लॉक था। वो रीसी कर पाती उससे पहले शौर्य ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। ये देखकर सिया की सांस ऊपर नीचे होने लगी लेकिन शौर्य ने उसे टच नहीं किया और उसका बैग उसके हाथ से लेकर उसमें से उसका फ़ोन निकाल और सिया की ओर उसकी स्क्रीन दिखाते हुए कहा, लगता है तुम्हें तुम्हारा सबक अभी मिला नहीं है। ये कहते हुए उसकी स्माइल ठंड थी, पर सिया के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर जब शौर्य ने फ़ोन की स्क्रीन खुद से देखी तो फ़ोन बंद था। ये देख वह खुद सरप्राइज रह गया। तभी सिया ने चोरी की आंखों में देखते हुए कहा, वार्डन, मैंने सच में सबक सीख लिया है। मैं अब कोई गलती नहीं करना चाहती।
शौर्य ने गंभीर होकर सिया को देखा, फिर स्माइल करते हुए उसे उसका फ़ोन देते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है। ये कहकर शौर्य ने कार का डोर अनलॉक कर दिया। सिया गाड़ी से बाहर निकल गई और सीधा बेल के अंदर चली गई। उसने मुड़कर भी चोरी को नहीं देखा। वह अच्छे से जानती थी कि शौर्य उसे अभी देख रहा है। ये सोचते हुए उसने एक नज़र फ़ोन देखा और एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए बोली, इतना सब कुछ होने के बाद मैं वह गलती दोबारा नहीं करूंगी वार्डन। ये सोचते हुए वो याद करने लगी मल्होत्रा विला के बाहर गाड़ी रुकते ही उसने कैसे अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। उसे समझ में आ गया था कि शौर्य को उसे पर शक हो गया है और वह भी चाहती थी कि शौर्य उसे पर शक करें ताकि आगे उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। सिया ने जैसे ही विला के अंदर कदम रखा तब घड़ी में 1 बज रहा था। उसे लगा था अब तक तो सब सो गए होंगे, लेकिन उसकी उम्मीद से परे कबीर अब भी उसका लिविंग हॉल में बैठकर इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड थे। सिया को देखते ही कबीर ने पूछा, कौन था वो, किसने तुम्हें घर ड्रॉप किया? सिया ने कबीर के सवालों को इग्नोर कर दिया और सीधा सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगी। तभी कबीर ने उसे पर चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ सिया। सिया रुक तो गई थी लेकिन उसने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर कबीर की इरिटेशन बढ़ने लगी। वो उस पर भड़कते ही वाला था, लेकिन सुबह जो कुछ हुआ और राघव के शब्दों को याद करके उसने खुद को शांत किया और कहा, सिया मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता है। मुझे अपना एनिमी मत समझो। मैं अभी देखा तुम एक कार्ड से बाहर निकली थी, मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है और तुम अभी अभी जेल से बाहर निकली हो। मुझे बस चिंता है कोई तुम्हें हमारे खिलाफ यूज़ करके प्रॉब्लम में न डाल दे। तुम जो चाहती थी मैंने तुम्हें दिया, पैसे भी, अब तुम समझदार हो। तू मुझे धमकी दे रहे हो? सिया ने एक आईब्रो उठते हुए कबीर से पूछा, जिस पर कबीर ने कुछ नहीं कहा। रिलैक्स मिस्टर मल्होत्रा, मैंने तुमसे पैसे लिए हैं। डोंट वरी, मुझसे कोई तुम्हारी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पाएगा। ये सुनकर कबीर ने अपनी भौहें आपस में जोड़ ली। वो समझ गया था फिर से वो सिया के जवाब से अनकंफर्टेबल हो गया है। मेरा मतलब ये नहीं था सिया, चाहे जो भी हो हम फैमिली है। हमें अपने मैटर खुद से हैंडल करने चाहिए। आज वो राघव माना कि वो बाहर वाला नहीं है, लेकिन तुम हमेशा तो उसे पर डिपेंड नहीं रह सकती हो ना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? सीएसके खाने का मतलब अच्छे से समझ गई थी। उसे लगता था कि रख अपने उसे घर ड्रॉप किया है। कहीं कबीर को सिया और राघव के इतने करीब होने का मतलब समझ नहीं आ रहा था। वह नहीं जानता था सिया और राघव कैसे मिले, लेकिन वह उन दोनों की मिलने का हर एक ऑप्शन गायब कर देना चाहता था, जिसका मेन कारण काव्य थी। काव्य राघव को पसंद करती थी। सिया कबीर के चेहरे पर बनते बिगड़ते भावों को देख रही थी, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कबीर क्या सोच रहा है। वो पहले से ही आज बहुत थकी हुई थी और अब अपनी एनर्जी कबीर पर वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कबीर को इग्नोर करके अपने रूम की ओर चली गई। अगली सुबह सिया जब नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आए तो उसने देखा काव्या वहाँ पहले से ही थी। वो थोड़ी थकी थकी सी दिख रही थी। कोई भी उसे देखकर कह सकता था कि वह बीमार है, लेकिन सिया ने उसे एक नज़र देखकर ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वह है ही नहीं। वो अपने मन में सोच रही थी, सच में काव्या में कुछ तो बात है। हर बार मौत के मुंह तक पहुंचकर वापस आ जाती है और मल्होत्रा परिवार को कोई डाउट भी नहीं होता। सिया को उसे इग्नोर करता हुआ देख काव्या ने हेसिटेशन के साथ कुछ कहना चाहा, लेकिन सिया के कोल्ड चेहरे को देखकर उसने कुछ नहीं कहा। वही शिवान ने ये देख लिया और उसने सिया से कहा, सिया, काव्य को चिंता हो रही
है तुमने अचानक से अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली, तुम्हें डिफ़िकल्टी हो रही होगी, इसलिए उसने तुम्हारे लिए कुछ सीनियर्स से उनके नोट्स मंगवाए हैं। सिवान जब यह बोल रहा था तब पूरी की पूरी मल्होत्रा फैमिली सिया की ओर देखने लगी। वही सिया में जैसे ही यह बात सुनी उसकी भूख अचानक से खत्म हो गई और वह फीका मुस्कुराते हुए बोली, तो मुझे इसके लिए इसका एहसानमंद होने चाहिए। वैसे काव्या, मैंने तुमसे कोई मदद मांगी थी क्या? या फिर तुम भी खुद से ही सोच लेती हो जैसे बाकी की लोग सोच लेते हैं और ऐसे दिखावा करते हैं जैसे वो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं? क्या इसके लिए मुझे तुम्हारे पैरों में गिरकर धन्यवाद करना चाहिए? सिया, तुम कुछ ज्यादा। शिवान गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोल ही रहा था तभी काव्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं शिवान प्लीज़। इसलिए मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मैं ये किया क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ। काव्य ने धीमे से अपनी गर्दन झुका कर कहा। सिया की ये पोलाइटनेस देखकर शिवान के चेहरे के एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गए। उसने काव्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, काव्या तुम बहुत काइंड हो। ये देखने सिया अपनी जगह से उठने लगी तभी सुप्रिया अनुष्का हाथ पकड़ लिया और कहा, सिया अभी तो तुमने कुछ खाया भी नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें ये नूडल्स बहुत पसंद है, इसलिए मनी स्पेशली तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं, खा कर तो जाओ। उसकी आंखों में सिया के लिए चिंता थी। एक नज़र सुप्रिया जी को देखा और उनसे अपना हाथ छोड़ते हुए कहा, मैसेज मल्होत्रा, मुझे नूडल्स कभी पसंद थे ही नहीं। नूडल्स काव्या को पसंद थे। मैं तूने इसलिए खाती थी क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस थी ही नहीं। इनफैक्ट आई हटे नूडल्स। जब मैं इस घर में आई थी तब काव्या की तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर ने उसे डाइजेस्टिबल फूड खाने के लिए कहा था। उसे दलिया या खिचड़ी पसंद नहीं थी, इसलिए घर में सिर्फ नूडल्स बनाए जाते थे। और आप लोग भी काव्या को कंपनी देने के लिए नूडल्स खाते थे तो मजबूरन मुझे भी खाना पड़ता। आप लोगों ने कभी ये भी नहीं पूछा मुझे नूडल्स खाने हैं भी या नहीं। ये सुनकर सुप्रिया को गिल्ट महसूस होने लगा, ये तक कि शिवान जो थोड़ी देख पहले सिया से नाराज था वह भी स्पीचलेस हो गया। सिया को भी बोल रही थी, सच ही तो बोल रही थी। मल्होत्रा परिवार की पूरी लाइफ काव्य के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उन्होंने तो सिया के बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की थी। आई एम सॉरी सिया, मैं भूल गई। मुझे अब बता दो तुम्हें क्या पसंद है, मैं सबसे हमेशा याद रखूंगी। ये कहते हुए सुप्रिया गिल्ट भरी नज़रों से सिया को देखने लगी। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अब भूख नहीं है। ये कहकर सिया अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, कुछ चीज़ें टूटने के बाद वापस नहीं जोड़ी जा सकती है मिसेस मल्होत्रा। यह क्या कर दिया? वहाँ से चली गई। यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग के समय एक क्लास लेने के बाद वह कैफेटेरिया चली गई और वहाँ से एक बन लेने के बाद वो लेक्चर हॉल में चली गई। जैसे ही उसने लेक्चर हॉल में कदम रखा तभी उसे महसूस हुआ सभी स्टूडेंट की नज़र उस पर ही है। कुछ लोग तो उसके बारे में ही बातें कर रहे थे और कुछ लोग तो उससे नज़रें चुरा रहे थे। क्या हुआ था यूनिवर्सिटी में, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।